ये गाइड स्पेसिफिकली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से डिजाइन की गई है, तो ये डीप डाइव काफी फैक्ट हैवी होने वाला है, पर हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे ताकि सब कुछ लॉजिकली समझ आए। एग्जैक्टली क्योंकि ये चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, ये असल में अर्थ का ही एक एक्सटेंशन है। सही कहा। तो इस डीप डाइव की शुरुआत हम अपने पहले सोर्स के विजुअल से करते हैं। चलो स्लाइड 1 देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लियर विजुअल है जहां अर्थ और मून के बीच एक आकर्षक सा एरो बना हुआ है। हाँ, और ये एरो इन दोनों के गहरे कनेक्शन को दर्शाता है। इसको समझने के लिए हमें इनके बीच की ताकत को देखना होगा। तो चलो अब अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, यानी स्लाइड 2। यहाँ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ मैं एक विजुअल डिकोड करता हूँ। इस डायग्राम में अर्थ और मून के बीच 2 लाल रेड एरोज हैं जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बहुत अच्छी एनालॉजी है। इसे एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी की तरह देखिए। दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। अच्छा, समान और विपरीत बल। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फिजिकल प्रूफ जो हमें अर्थ पर दिखता है वो है टाइड्स, यानी समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा। वेट, यहाँ एक पुशबैक बनता है। अगर फोर्स सच में इक्वल है तो मून अर्थ को पूरी तरह अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेता? ये बहुत कॉमन डाउट है। यहाँ मास और डिस्टेंस का रोल आता है। अर्थ का मास मून से बहुत ज्यादा है और मून की अपनी एक स्पीड है जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में बना रहता है, गिरता नहीं है। ओह, मेक सेंस। और देखो इस स्लाइड पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत हाई यील्ड है। पूछा गया है कि चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल क्या है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ये चंद्रमा के प्रभाव के बराबर होता है, यानी इक्वल टू मून्स इफेक्ट। राइट। तो अब जब हमें ये बाहरी फोर्स समझ आ गया है तो चलो देखते हैं मून के अंदर आखिर है क्या। स्लाइड 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ इस विजुअल को डिकोड करते हैं। यहाँ एक 3D क्रॉस सेक्शन विजुअल है जहाँ एक बड़ा ग्रे एरिया दिखाया गया है। ये सिलिकेट है और इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा ऑरेंज सर्कल है जो कोर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मून का अंदर का हिस्सा। हाँ, मून मेनली सिलिकेट मटेरियल का ही बना है, पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इसका इनर कोर बहुत ही छोटा है। सिर्फ करीब 300 किलोमीटर का रेडियस है इसका। वेट, सच में? ये तो अर्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये छोटा कोर आयरन निकल का बना है, यानी FeNi। अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो मून के पास आयरन और वॉलेटाइल एलिमेंट्स की बहुत कमी है। इसे डिप्लीटेड कहते हैं। अच्छा, और यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। सही पकड़ा। इसमें स्पेसिफिक एग्जाम टेकअवे है। क्वेश्चन है कि इनर कोर के बारे में सच क्या है, जिसका आंसर है कि ये छोटा है और फेनी से बना है। एग्जैक्टली। तो चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 4। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉम्पोजिशन इतना अजीब क्यों है? इसका राज इसकी बर्थ स्टोरी में छिपा लगता है। हाँ, और ये कहानी बहुत वायलेंट है। यहाँ विजुअल मेटाफर देखिए। वाओ, ये काफी ड्रामेटिक विजुअल है। एक मास के साइज का प्लैनेट प्रोटो अर्थ से, यानी शुरुआती पृथ्वी से बुरी तरह टकरा रहा है और उसके मलबे यानी डेब्रीज से मून बन रहा है। इस थ्योरी को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इस भयानक टकराव से इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ कि जिंक और पानी जैसे जो वॉलेटाइल एलिमेंट्स थे वो उड़ गए। अच्छा, तो ये पिछली स्लाइड का आंसर हो गया। जैसे बेकिंग के वक्त अवन की हीट से मॉइस्चर उड़ जाता है, वैसे ही। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। उसी हीट की वजह से मून इतना ड्राई और डिप्लीटेड है। और इस स्लाइड पर जो एग्जाम अलर्ट बॉक्स है वो क्या कहता है? ये एक बड़ा रेड अलर्ट पॉइंट है। एग्जाम में पूछते हैं कि आइसोटॉपिक सिमिलैरिटीज यानी कुछ केमिकल फिंगरप्रिंट्स जो अर्थ और मून में सेम है वो किस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जवाब है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। गॉट इट। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब हम स्लाइड 5 पर जंप करते हैं और देखते हैं कि ऐसी फैसिनेटिंग बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूमंस ने क्या-क्या किया। यहाँ सोर्स में एक डाउनवर्ड टाइमलाइन विजुअल दिया गया है। इसमें लूना 9 से लेकर अपोलो 11 और लूना 24 तक के माइलस्टोन्स मैप किए गए हैं। ये क्रोनोलॉजी तो सच में एक्साइटिंग है। मतलब 1966 में यूएसएसआर का लूना 9 गया जिसने फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग की। फिर 1969 में यूएसए का अपोलो 11 जहां नील आर्मस्ट्रांग ने मैन्ड मिशन किया। हाँ, और उसके बाद 1972 में अपोलो 17 गया जहां सबसे लंबी मून वॉक हुई।
वहां उन्हें ऑरेंज सॉइल मिली थी। ऑरेंज सॉइल, इंटरेस्टिंग। फिर 1976 में लूना 24 आती है, जिसने रोबोटिक ड्रिलिंग करके सैंपल्स वापस लाए। राइट। अब यहाँ से एक स्ट्रिक्टली फैक्ट चेक फोकस बनता है, एग्जाम अलर्ट। बॉक्स में क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहली सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग किसने की? उसका जवाब होगा लूना 9। बिल्कुल सही। तो अब पुराने जमाने से निकलकर 21st सेंचुरी की मॉडर्न स्पेस रेस में आते हैं। अगली स्लाइड यानी स्लाइड 6 की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ देखिए, मून के डायग्राम पर 2 एरोज बनाए गए हैं। एक फार साइड को पॉइंट कर रहा है और एक साउथ पोल को। हाँ, ये नए प्लेयर्स और उनकी प्रिसिजन को दिखाता है ना। एग्जैक्टली। 2019 में चाइना का चैंगे 4 मिशन गया, जिसने फार साइड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। फिर 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 गया, जो साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बना। और उसके बाद 2024 में जापान का SILM मिशन, उसे अपनी हाई एक्यूरेसी की वजह से मून स्नाइपर कहा गया। पर वेट, मेरा एक पुशबैक है यहाँ। पूछिए। ये सब अचानक साउथ पोल या फार साइड क्यों जा रहे हैं? पहले तो इक्वेटर पर जाते थे। क्योंकि अब साइंस आसान जगहों से आगे बढ़ चुकी है। साउथ पोल के क्रेटर्स में पानी की बल्फ होने की संभावना है, जो फ्यूचर बेस के लिए जरूरी है। ओह, इसलिए। और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट बॉक्स, यहाँ एक हाई यील्ड क्वेश्चन निकलता है। हाँ, क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ने किस क्षेत्र में हिस्टोरिकल लैंडिंग की? तो जवाब है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। सही है। अब रोबोट्स तो ठीक हैं, पर ह्यूमंस की वापसी कब हो रही है? नासा के आर्टेमिस 2 का जिक्र आता है स्लाइड 7 पर। चलो इस अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ विजुअल को डिकोड करें तो एक ग्रीन लाइन लूप बना रही है। ये लाइन अर्थ से निकलकर मून के पीछे से घूमकर वापस अर्थ पर आ रही है, और वो भी बिना लैंड किए। बिना लैंड किए? हाँ। आर्टेमिस 2, जो कि 2026 में लॉन्च होना है, एक 10-डे लूना फ्लाईबाय मिशन है। क्रू लैंड नहीं करेगा, बल्कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ वापस स्लिंगशॉट करेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैनूवर है। हाँ, और इसका एग्जाम एंगल देखते हैं अलर्ट बॉक्स में। इस एग्जाम अलर्ट में पूछा गया है कि इस ट्रेजेक्ट्री को क्या कहते हैं। सही जवाब है फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। गॉट इट। अब नेक्स्ट सॉस सेगमेंट स्लाइड 8 पर स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं। यहाँ आर्टेमिस क्रू का हिस्टोरिक मेकअप दिखाया गया है। यहाँ विजुअल में 3 अलग अलग रंग के एस्ट्रोनॉट हेलमेट्स बने हैं, जो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। इन एस्ट्रोनॉट्स के नाम और रिकॉर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग है। पहली है क्रिस्टीना कॉक। हाँ, ये फर्स्ट वुमन होंगी जो चांद के चक्कर लगाएंगी। उनके साथ हैं विक्टर ग्लोवर, जो फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर जाएंगे। और तीसरे हैं जेरेमी हैंसन, जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं। ये फर्स्ट नॉन यूएस एस्ट्रोनॉट होंगे जो अर्थ ऑर्बिट छोड़ेंगे। ये तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया और इंक्लूसिव चैप्टर लग रहा है। और एग्जाम अलर्ट क्या हाईलाइट कर रहे हैं? अलर्ट में पूछा गया है कि आर्टेमिस 2 में चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन होंगी? जवाब है क्रिस्टीना कॉक। ग्रेट। अब एक और टेक हेवी सेगमेंट पर बढ़ते हैं, स्लाइड 9। ये सब पॉसिबल बनाने वाली मशीन्स कितनी पावरफुल हैं, इसका विजुअल देखते हैं। यहाँ एक सैटेलाइट का विजुअल है जो डीप स्पेस से एक ब्राइट लेजर बीम अर्थ की तरफ फायर कर रहा है। इसमें 2 मेजर टेक अपग्रेड समझाए गए हैं। पहला अपग्रेड कौन सा है? पहला है SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो पुराने अपोलो के सैटर्न V रॉकेट से 15% ज्यादा शक्तिशाली है। और दूसरा है O2O ऑप्टिकल टू ओरायन लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम। वेट, यहाँ एक सवाल है, हमें स्पेस में लेजर इंटरनेट की जरूरत क्यों है? अभी तक तो रेडियो वेव से काम चल रहा था ना। क्योंकि लेजर की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। ये सिस्टम 260 Mbps डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रारेड लेजर यूज कर रहा है। इससे मून से 4K वीडियो स्ट्रीमिंग पॉसिबल होगी। 4K वीडियो, वो भी मून से? क्या बात है। तो एग्जाम अलर्ट भी इसी टेक्निकल डिटेल पर ही बनता होगा। हाँ, एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि O2O सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जवाब है लेजर के माध्यम से 4K वीडियो और हाई डेटा संचार। ऑसम। अब हम पूरे डीप डाइव को एक ग्रैंड कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए फाइनल स्लाइड यानी स्लाइड 10 पर मूव करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस आखिरी विजुअल में एक सीढ़ी यानी स्टेयरकेस बनी हुई है। ये एक प्रोग्रेशन को दिखाता है। देखो, पहली सीढ़ी पर अपोलो का फुटप्रिंट है जो पास्ट को दिखाता है। दूसरी सीढ़ी पर चंद्रयान 3 का रोवर है जो प्रेजेंट है। और सबसे ऊपर आर्टेमिस 4 का एक बेस डोम बना है जो फ्यूचर है। इस प्रोग्रेशन का डीप मीनिंग है।
अपोलो ने सिर्फ प्रूव किया कि हम जा सकते हैं और सैंपल्स ला सकते हैं। फिर चंद्रयान 3 और चैंगे ने इंश्योर किया कि हम अनएक्सप्लोर्ड और हार्श पोल्स तक सेफली पहुंच सकते हैं। और अब आगे का टारगेट क्या है? आर्टेमिस 4 जो 2028 के लिए प्लान्ड है और ब्लू मून MK1। इनका मकसद सिर्फ विजिट करना नहीं बल्कि मून पर एक परमानेंट बेस, एक स्थायी बेस बनाना है। ये तो साईफाई जैसा लग रहा है। और यहाँ का आखिरी हाई यील्ड पॉइंट क्या है एग्जाम के लिए? एग्जाम अलर्ट में पूछा गया है कि आर्टेमिस 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जवाब है चंद्रमा पर स्थायी बेस कैंप का निर्माण। तो इस पूरे सफर को अगर समराइज करें, हमने देखा मून कैसे बना, जाइंट इम्पैक्ट से, उसका छोटा आयरन कोर देखा, ग्रेविटी का इक्वल एंड ऑपोजिट पुल समझा जिससे टाइड्स आते हैं। हाँ, और उसके अलावा हिस्ट्री के लूना 9 और अपोलो से लेकर प्रेजेंट के प्रिसाइज स्नाइपर्स जैसे चंद्रयान 3 तक का सफर, और फ्यूचर में आने वाले आर्टेमिस के परमानेंट बेसिस। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं है, एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, स्पेस एक्सप्लोरेशन अब कोई साईफाई मूवी नहीं रहा, ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी और आने वाली इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। सही कहा। तो इस डीप डाइव को एंड करते हुए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ते हैं सबके लिए। अगर हम 2028 तक चांद पर स्थायी बेस बना लेंगे तो चांद का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन तय करेगा? काफी गहरा सवाल है। एक ऐसी दुनिया जिसे किसी एक देश ने नहीं बनाया, वहां बॉर्डर्स और कानून किसके चलेंगे? ये जियोपॉलिटिक्स और स्पेस डिप्लोमेसी का नया फ्रंटियर है। तो चलिए इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करते हैं।